तो सबसे पहले हमें यहाँ पे पढ़ना है अर्ली लर्निंग और लेट लर्निंग में डिफरेंस। तो अर्ली लर्निंग जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा होगा, अर्ली लर्निंग का मतलब है ऐसी लर्निंग जो कि हम कम एज में करते हैं, छोटे बच्चे जो चीज सीखते हैं, ठीक है। तो द लर्निंग बिफोर 10 years ऑफ एज इज नोन एज अर्ली लर्निंग, ठीक है। अब जब छोटे बच्चे रहते हैं, जब उनको कुछ सिखाया जाता है तो ऑब्वियसली उनको एफर्ट की जरूरत होती है, उनको एफर्ट लगाना पड़ता है, ठीक है। तो दिस रिक्वायर एफर्ट, दिस इज ऑटोमेटिक। देखिए, कोई भी छोटा बच्चा रहता है, जब उसको कोई लैंग्वेज वगैरह सीखनी रहती है तो आपको पता होगा कि वो अपने आस पड़ोस से, अपने एनवायरमेंट से देख के उन सारी लैंग्वेज को अपने आप ही अडेप्ट कर लेता है, उसको कोई चीज सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो होता है ये ऑटोमेटिक होता है। दिस इज अ सबकॉन्शियस प्रोसेस। सबकॉन्शियस प्रोसेस का मीनिंग ये हो गया कि बच्चे को खुद नहीं पता है कि वो क्या कर रहा है, अपने आप ये चीज हो जा रही है, ठीक है। किसी का कंट्रोल नहीं है, ठीक है। बच्चा चाहते या ना चाहते हुए भी लैंग्वेजेस को अडेप्ट कर लेता है जब वो दूसरे एनवायरमेंट से किसी सीखता है, ठीक है। मतलब और लोगों से अगर वो देखेगा कि बात करते हुए बोलते हुए, तो ऑटोमेटिकली वो अडेप्ट कर लेगा उस लैंग्वेज को, ठीक है। अब अर्ली लर्निंग को हम एक्विजिशन भी कहते हैं, ठीक है। तो दिस प्रोसेस ऑल्सो कॉल्ड एक्विजिशन। अब बात करते हैं लेट लर्निंग की। द लर्निंग आफ्टर 15 years ऑफ एज इज नोन एज लेट लर्निंग। तो ऑब्वियसली 15 साल के बाद जो अगर हम कोई लैंग्वेज सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस को, उस या फिर लैंग्वेज नहीं, कोई भी चीज अगर हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारा लेट लर्निंग में आएगा। दिस रिक्वायर एफर्ट, ऑब्वियसली यहाँ पे भी एफर्ट रिक्वायर रहता है, ठीक है। तो दोनों में एफर्ट रिक्वायर रहेगा, ठीक है। दिस इज नॉट ऑटोमेटिक। ऑब्वियसली देखिए, जब हम बड़े हो जाते हैं तो कोई और नई लैंग्वेज सीखने के लिए हमें बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, ये ऑटोमेटिक नहीं होता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप 16 years की एज में हो गए, आपको स्पेनिश सीखनी है, तो आप स्पेन चले गए और वहां पे लोगों की आवाजें सुनते सुनते आप सीख जाइए, देखिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। दिस इज नॉट सबकॉन्शियस प्रोसेस। तो यहाँ पे भी हमारे ब्रेन का कंट्रोल अपने आप ये नहीं हो पाता है, हमारे ब्रेन के कंट्रोल में ही रहती है सारी चीजें, ठीक है। ओके, तो ये हमारा सबकॉन्शियस प्रोसेस नहीं होता है, इसके लिए हमें खुद सोचना पड़ता है, खुद दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। A normal human child is handwired in such a way that it can acquire language from outer environment through LED and UG। देखिए, वही बात है जो मैंने आपको बताई थी कि कोई भी अगर नॉर्मल ह्यूमन हैगा, कोई छोटा सा बच्चा हैगा, तो उसका हैंडवायर्ड का मीनिंग हो गया उसकी ब्रेन की फंक्शनिंग ही कुछ इस तरीके से करी गई है कि वो अपने बाहर के एनवायरनमेंट से चीजों को अक्वायर कर लेता है, लैंग्वेजेस को सीख लेता है, ठीक है। अब ये करवाने में कौन हेल्प करता है? एलईडी और यूजी। एलईडी एंड यूजी हमारे ब्रेन के अंदर दो फंक्शंस रहती हैं जो कि हमको किसी भी लैंग्वेज को सीखने में हेल्प करती हैं। एलईडी का मीनिंग होता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, और यूजी का मतलब होता है यूनिवर्सल ग्रामर, ठीक है। तो देखिए, हमारा ब्रेन कुछ इस तरीके से फंक्शन करता है। हमारे ब्रेन के पास कुछ इनपुट आता है, इनपुट का मतलब जो बाहर से एनवायरनमेंट से वो बच्चा कोई हमारा कुछ भी आवाज वगैरह सुनता हैगा, तो वो इनपुट जाता है उसके दिमाग में, ठीक है। अब ये इनपुट जो होगा ये फजी हो सकता है, लिमिटेड रह सकता है, रैंडम हो सकता है, मतलब बेसिकली ये अनऑर्डर्ड रहता है, कोई इसका प्रॉपर ऑर्डर नहीं रहता, कुछ भी बच्चा सुनता जाएगा और वो अपने आप इसको एज ए इनपुट ले लेगा। हाँ, अब उसके बाद हमारे ब्रेन के अंदर एलईडी और यूजी प्रेजेंट रहते हैं जो कि इस लैंग्वेज को कहीं ना कहीं अडेप्ट करने की कोशिश करते हैं। और इसके बाद होता क्या है, आउटपुट के रूप में जो जो बच्चा होता है वो कहीं ना कहीं कुछ बोलने की कोशिश करता है। अब जैसे जैसे ये टाइम के साथ ये इनपुट जाता रहेगा, एलईडी और यूजी काम करता रहेगा, हमारा इनपुट जो आई मीन सॉरी आउटपुट जो होगा हमारा, वो कहीं ना कहीं और ज्यादा ग्रामेटिकल होगा, और ज्यादा इन्फिनाइट होगा और ऑर्गेनाइज्ड होगा, ठीक है। तो आपको ये दोनों पॉइंट्स याद रखने हैं। लर्निंग कैन बी रेफर टू द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाइंग पैटर्न्स, ठीक है। तो देखिए, लर्निंग का मीनिंग ये हो सकता है कि बच्चा जो हैगा उसके लिए लर्निंग का क्या मीनिंग बैठेगा, उसका मीनिंग ये बैठेगा कि वो कहीं ना कहीं एक पैटर्न देखेगा दूसरे की आवाजों में, दूसरों की बोलियों में, एंड कहीं ना कहीं उस पैटर्न को अडेप्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। इसका आप ऐसे एग्जांपल समझ लीजिए, जब एक छोटा सा बच्चा है कोई, वो अपने पेरेंट्स को देख रहा है कि जब उसके पेरेंट्स को भूख लग रही है तो वर्ड यूज कर रहे हैं कि मुझे भूख लग रही है, तो फिर छोटा बच्चा क्या करेगा, वो भी उसी चीज को देखेगा और कहीं ना कहीं कॉपी करने की कोशिश करेगा। तो जब उसको भूख लगेगी तो वो भी कहीं ना कहीं बोलने की कोशिश करेगा भूख लग रही है। अब ऑब्वियसली एक बार में तो बोल नहीं पाएगा, लेकिन टूट टूट के वो ऐसे कुछ बोलेगा, ठीक है। चलिए, लर्निंग इज अ सबकॉन्शियस प्रोसेस विच इंक्लूड, देखिए लर्निंग एक सबकॉन्शियस प्रोसेस होता है, यानी कि अपने आप हो जाता है, ठीक है। और इस प्रोसेस के अंदर चार चीजें आ जाती है: लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग, ठीक है। तो आपने ये चारों बेसिक्स आएंगे हमारे किसी भी लैंग्वेज को अडेप्ट करने के लिए, तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए: सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना, ठीक है। चलिए, अब हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाते हैं, अब इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है लर्निंग ऑफ ए लैंग्वेज ए हेल्प एस्टैब्लिशिंग द अंडरलाइंग पैटर्न इन द लैंग्वेज। तो बिल्कुल सही ये बात है ये। बी अप्लाइंग द अंडरलाइंग पैटर्न ऑफ द लैंग्वेज, ठीक है। देखिए, पहले का मतलब, पहले जो ऑप्शन है उसका मीनिंग हो गया पैटर्न को बनाना या समझना, और दूसरा हो गया पैटर्न को अप्लाई करना। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही है, तो हमारा सीधे सीधे आंसर बोथ ए एंड बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट नेक्स्ट पढ़ते हैं।
इन लैंग्वेज लर्निंग द इनपुट फ्रॉम द इमीडिएट एनवायरनमेंट इज, जो हम इमीडिएट एनवायरनमेंट से जो हम लर्निंग इनपुट लेते हैं वो कैसा होता है, सिस्टमैटिक, इन्फिनिट, ग्रामेटिकल और रैंडम। तो ऑब्वियसली जो हम बाहर से हम अडेप्ट करते हैं, ठीक है, जो बाहर से हम इनपुट लेते हैं वो कहीं ना कहीं हमें पता रहता है कि इन वो सिस्टमैटिक तो नहीं होता है, वो इन्फिनिट भी नहीं होता है, ग्रामेटिकल भी नहीं होता, वो रैंडम होता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। State whether the following statement is true or false. Learning a language help us identifying the underlying pattern in the language. तो ऑब्वियसली ये सही बात है, पैटर्न को समझने को ही हम लर्निंग कह सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो गया फर्स्ट। स्टेट वेदर द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स। एलईडी एंड यूजी फैसिलिटेट लर्निंग एक्विजिशन इन चिल्ड्रन, तो ये भी ट्रू है। ठीक है, चलिए। एक्विजिशन ऑफ लर्निंग इज, एक्विजिशन का मीनिंग क्या होता है या फिर एक्विजिशन होता क्या है, तो ये सबकॉन्शियस प्रोसेस होता है लर्निंग का, ये ऑटोमेटिक होता है, रिक्वायर एफर्ट, तो बहुत ए एंड बी हो जाएगा। ये सबकॉन्शियस प्रोसेस होता है, ठीक है, और ये ऑटोमेटिक होता है। छोटे बच्चों में जो लर्निंग का प्रोसेस होता है उसको हम एक्विजिशन कहते हैं, उसमें हमने ये दोनों पॉइंट कहीं ना कहीं देखे थे। ठीक है, सी भी सही हो सकता है लेकिन क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में बहुत ए एंड बी ही दिया है तो हम इसको ही मानेंगे सही। ठीक है, चलिए। देन अब हमारे पास आता है इंग्लिश लैंग्वेजेस की वर्णमाला बेसिकली हमें देखनी है। ठीक है, तो इंग्लिश लैंग्वेजेस हैव 26 लेटर इन अल्फाबेट्स। तो ये हमें पता है कि जो हमारे इंग्लिश अल्फाबेट्स होते हैं उनके पास 26 लेटर होते हैं, ABCD से लेके XYZ तक। ठीक है, ये आपको पता है। अब अपर केस और लोअर केस क्या होता है, तो ये आपको बचपन से आपने पढ़ा है कि जो बड़ी ABCD होती है उसको अपर केस कहते हैं, जो छोटी ABCD होती है उसको लोअर केस कहते हैं। तो ये थोड़ा बहुत डाटा है, ये हमें पता होना चाहिए। एंड आई थिंक आपको ये वैसे भी याद ही होगा। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 26 लेटर्स होते हैं जिसके अंदर 5 वोवल्स होते हैं, A E I O U, और बाकी के सारे जो लेटर्स होते हैं उनको हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं, यानी कि 21 लेटर्स आर कॉन्सोनेंट्स। चलिए। इंग्लिश साउंड्स, अब हमने यहाँ पे लिखने की बात कर ली कि लेटर्स क्या होता है, अब हम साउंड की बात करेंगे। ठीक है, तो साउंड इज रिटर्न इन बिटवीन टू स्लैंड लाइंस। देखिए, अगर हम किसी कुछ भी दो स्लैंड लाइन के बीच में कुछ भी लिख रहे हैं तो ये हमें साउंड रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जैसे हमें पता है ये क्या है, ए है, तो हम ए को ऐसे ही बोले, जब हम साउंड करेंगे तो ऐसे आएगा ना ए। तो ये दोनों के बीच में साउंड को रिप्रेजेंट है, ये EI नहीं है, ये ए है। ठीक है, ऐसे ही बी बी लेटर को हम कैसे रीड करते हैं, बी। वाई को कैसे करेंगे, वाई। एस को कैसे करेंगे, STIT। एक्स को EKS, एक्स। ठीक है, तो ये सारे के सारे साउंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, अब ऐसे ही यहाँ पे जो जो अंडरलाइन है उसको अगर हम उसका साउंड को हम देखें, तो पिट में ये जो बीच वाला साउंड है ये ई है, पिट। पैट में ए है, पैट, पैट। ठीक है, ऐसे ही हाउस में आउ का साउंड आ रहा है, बून में उक का साउंड आ रहा है, बाइट में आई का साउंड आ रहा है। ठीक है, बाइट। ठीक है, तो आई, तो ये साउंड होते हैं। ठीक है, याद रखिए कभी भी हम साउंड को रिप्रेजेंट करेंगे तो दो स्लैंड लाइन के बीच में करेंगे। ठीक है, अब वोवल साउंड हमारे पास 20 होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड 24 होता है और ओवरऑल साउंड 44 होता है। ये डाटा आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए। अब अगेन क्वेश्चंस आ गए हमारे पास। तो पहला क्वेश्चन है, राइटिंग सिंबल और अल्फाबेट आर डिफरेंट फ्रॉम स्पीच साउंड्स। तो ऑब्वियसली ये बात सच है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जो रिटर्न लेटर्स होते हैं और जो साउंड्स होते हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से अलग होते हैं। ठीक है, तो कितने लेटर्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, 26, ये हमें पता ही है। ठीक है, तो ये जो है ये अपर केस लेटर है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें दिख रहा है छोटी ABCD है, तो ये फॉल्स हो गया। देयर आर टू काइंड ऑफ साउंड, वोवल एंड कॉन्सोनेंट, ये ट्रू है। द एक्सलिंग फ्लो ऑफ एयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ स्पीच साउंड, तो ये बिल्कुल ये भी ट्रू है। ठीक है, जो हम बोलते हैं, जो हमारे कुछ भी हमारे स्पीच साउंड होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे एयर के फंक्शनिंग की वजह से, एयर के बाहर आने की वजह से या एयर के फ्लो की वजह से ही बनते हैं। ठीक है, चलिए। सो हमारे पास और क्वेश्चन आ गए हैं। इन राइटिंग सिंबल्स वी हैव 5 कैरेक्टर या लेटर टू रिप्रेजेंट वोवल साउंड, क्या ये ट्रू है? तो एग्जैक्टली कभी भी हम साउंड वगैरह लिखते हैं तो वोवल साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 5 लेटर्स होते हैं, A E I O U। ठीक है, ये साउंड्स की बात हो रही है, E, I, O, U। ठीक है, साउंड्स इन द वोवल साउंड E एंड E, द फॉर्मर इज लॉन्ग वोवल एंड द शॉर्टर लेटर इज शॉर्ट वोवल। ठीक है, आपको इसको साउंड के रूप में देखना है, ये ई है और ये बड़ी ई है। ठीक है, ई और ई। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो आगे वाला है वो हमारा लॉन्ग वोवल है और जो पीछे वाला शॉर्ट वोवल है। नहीं, ये तो फॉल्स है, तो उल्टा लिखा हुआ है। वोवल साउंड आर रिक्वायर्ड एलिमेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ वर्ड। तो क्या वोवल साउंड की रिक्वायरमेंट रहती है हमें किसी भी फॉर्मेशन ऑफ वर्ड में? तो या डेफिनेटली आप देखिएगा कि तो ऐसे बहुत कम वर्ड्स होंगे या फिर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल वर्ड्स होंगे जिनमें हमारे पास वोवल का साउंड ना हो। आप कोई सा भी वर्ड बोल के देख लीजिए, उसमें कहीं ना कहीं वोवल का साउंड होगा। ठीक है, द वोवल साउंड रिप्रेजेंट इन द वर्ड कप इज ऊ। देखिए, कप, तो आपको यहाँ पे अ का साउंड आ रहा होगा, कप। यहाँ पे तो ऊ लिखा हुआ है, यहाँ पे स्लैंड लाइन के बीच में,
ठीक है, तो ये तो फॉल्स हो गया हमारा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अ स्पीच साउंड इज रिटन बिटवीन टू स्लैंट लाइन्स, ये ट्रू है, बिल्कुल सही। चलिए आगे चलते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पे हमारे पास एक टेबल आ जाती है, ये टेबल हमको याद रखनी है। ठीक है, तो देखिए ये जो टेबल में यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, वेलर, पलेटल, रेट्रोफ्लेक्स, डेंटल एंड लेबियल। ये बेसिकली हमारे पास हमारे गर्दन के अंदर, हमारे नेक के अंदर जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं अलग अलग साउंड को निकालने के लिए, उनके नाम लिखे हुए हैं। आपको अपने एग्जाम के लिए बस इनके नाम याद रखने हैं, और कहीं ना कहीं इनमें कौन कौन से लेटर्स आ रहे हैं ये याद होना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपने बचपन में जो हिंदी वर्णमाला पढ़ी होगी, क ख ग घ, ये वही चीज लिखी हुई है। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए ये जो लास्ट वाली, ये जो लास्ट कॉलम है, ठीक है, ये जो लास्ट अपर से नीचे आते हुए कॉलम है, इसमें ये नेसल साउंड है। बेसिकली ये जितने भी साउंड है ये हमारे नोज के थ्रू निकलते हैं। ठीक है, न हो गया, न हो गया, न हो गया, म हो गया, ये सारे के सारे नेसल साउंड्स होते हैं, क्योंकि ये हमारे लाइक ये नोज की हेल्प से निकलते हैं। ठीक है, और बाकी के सारे क्या है, ओरल साउंड है, जो कि हमारे डायरेक्ट मुंह के खुलने की वजह से निकलते हैं। ठीक है, ओके। बाकी आपको ये VPRDL से आप इसको एक ट्रिक बना सकते हैं, VP रॉय डेंटल लैब। तो ऐसे आपको ये याद रहेगा। ठीक है, ये ऑर्डर याद रहेगा। अब देखिए ये प्लस एस्प और माइनस एस्प, ये क्या लिखा हुआ है, देखिए ये बेसिकली एस्पिरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एस्पिरेशन का मीनिंग क्या था, अमाउंट ऑफ एयर रिलीज फ्रॉम माउथ वाइल स्पीकिंग अ लेटर साउंड। ठीक है, तो जब भी हम कोई साउंड बोलते हैं, कोई भी लेटर की आवाज निकालते हैं, तो हमारे मुंह से कहीं ना कहीं एयर रिलीज होती है। तो जहां पे हमारे पास ज्यादा एयर रिलीज होगी उसमें हम प्लस एस्प लिखेंगे, और जहां पे कम एयर होगी वहां पे हम माइनस एस्प लिखेंगे। ठीक है, तो अगर आपको दिख रहा होगा कि जैसे फर्स्ट वाला है, क ख ग क च ट ठ प, ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादा ज्यादा एयर रिलीज हो रही है, तो ये प्लस एस्पिरेशन है, एंड ये वाले माइनस एस्पिरेशन है। एंड सिमिलर द फॉलोइंग। ठीक है, तो वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उसको ना भी याद रखें तो भी इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, प्लस एस्पिरेशन का मीनिंग हो गया ज्यादा एयर निकलती है मुंह से कोई वर्ड बोलते हुए, माइनस एस्पिरेशन का मीनिंग हो गया कम निकलती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको ये वाला भी टेबल याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास अलग अलग वर्ड्स दिए हुए हैं, बेसिकली साउंड्स हैं। और ये आपको पूरा टेबल याद रखना पड़ेगा कि फ्रिकेटिव लेबियोडेंटल में हमारे पास फॉर व आता है, फ्रिकेटिव ग्लोटल में ह आता है, बाइलेबियल स्टॉप में प ब आता है, बाइलेबियल नेसल में म आता है। ठीक है, आप इसको PVS फॉर्म में भी याद रख सकते हैं, क्योंकि आपको एमसीक्यू एट द एंड ऑफ द डे आपको एमसीक्यू मिलेंगे, तो आप टिक कर देगा। ठीक है, तो ये आपको टेबल अच्छे से याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन आ गया, द साउंड फ इज अ फ्रिकेटिव डेंटल साउंड, क्या ये ट्रू है? तो बताइए, अभी हमने पीछे देखा था टेबल में फ्रिकेटिव फ्रिकेटिव लेबियो डेंटल था ये F। ठीक है, तो ये हमारा कहीं ना कहीं फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, द साउंड क इज अ वेलर साउंड, क्या ये ट्रू है? तो देखते हैं, क जो हमारा है क्या वो वेलर साउंड है? जी हाँ, तो क हमारा वेलर साउंड है, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं, द साउंड ह इज अ फ्रिकेटिव ग्लोटल साउंड, क्या ये सच है? देखिए फ्रिकेटिव ग्लोटल में हमारे पास एच आ जाता है, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। टंग इज अ पार्ट ऑफ द नेसल कैविटी, क्या जो टंग होता है वो नेसल कैविटी यानी कि कहीं ना कहीं नाक से कनेक्टेड, इस उसकी मतलब नाक से उसकी कोई ना कोई कनेक्टिविटी होती है, ये ट्रू है या फॉल्स है? ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है कि ये फॉल्स है। नेसल कैविटी के साथ कोई भी पार्ट नहीं होता टंग का। नेसल कैविटी हमारा गर्दन वगैरह, नेक वगैरह को, इन सबको इंक्लूड करती है, नाक से कनेक्टेड रहती है डायरेक्ट, उसमें टंग का कोई रोल नहीं होता। ठीक है, व्हेन एयर मूव्स थ्रू द ओरल कैविटी नेसल साउंड्स आर प्रोड्यूस, तो ऑब्वियसली ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ओरल कैविटी से नेसल साउंड का कोई मतलब नहीं है। नेसल साउंड हमारे डायरेक्टली नोज के थ्रू आते हैं, ओरल कैविटी से उसका कोई लेने देना नहीं है। ठीक है, चलिए देन नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है डायप्थोंग एंड सेमी वोवल्स। देखिए डायप्थोंग का मीनिंग होता है लॉन्ग वोवल्स। ठीक है, ये इसका आप कह सकते हैं इसका दूसरा नाम होता है लॉन्ग वोवल्स। इसका मीनिंग क्या होता है, टू कॉन्टिन्यूस वोवल साउंड फॉर्म्स द डायप्थोंग। देखिए जब दो कॉन्टिन्यूस वोवल साउंड हमारे पास आ रहे होते हैं, तो उस पर हम डायप्थोंग कहते हैं। जैसे आप एग्जांपल के लिए देख सकते हैं, टेक, टेक में आपको दिख रहा होगा टेक में ई का साउंड आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ई और आई आपको दिख रहा होगा, दो अलग अलग वोवल साउंड है एक दूसरे के साथ लिखे हुए हैं, तो बेसिकली इसको कंबाइंड फॉर्म में हम क्या कहेंगे, डायप्थोंग। उसी तरीके से अगर बॉय में आप देखेंगे तो आई का साउंड आ रहा है, यहाँ पे अ और ई दोनों एक साथ आ रहे हैं। ठीक है, आई, तो ये भी एक डायप्थोंग है। सिमिलर वे में बॉय में आपको ओई का साउंड आ रहा होगा, तो ये भी दोनों एक साथ आ रहे हैं। ठीक है, द फर्स्ट साउंड ऑफ डायप्थोंग इज मोर स्ट्रोंगर देन द सेकेंड वन। तो ऑब्वियसली जो साउंड पहले आ रहेगा, जैसे टेक में ए का साउंड पहले आ रहा है, तो ये ज्यादा स्ट्रोंगर होगा, और कहीं ना कहीं ज्यादा लेंथ लेंथ वाइज भी ज्यादा स्ट्रोंगर होगा जब आप बोलेंगे तो। ठीक है, ए, तो आपको दिख रहा होगा ए का साउंड जो है वो कहीं ना कहीं ज्यादा देर तक आएगा एज कम्पेयर टू ई। ठीक है, तो आपको आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए
सेमी वोवल में हमारे पास बेसिकली दो साउंड्स आते हैं, व और या। इनको हम सेमी वोवल्स भी कहते हैं, ठीक है। देखिए, हो तो ये कॉन्सोनेंट साउंड है, लेकिन कभी कभी ये क्या करते हैं, वोवल की तरह बिहेव करते हैं, इसलिए हम इसको सेमी वोवल्स भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, दे बिहेव लाइक वोवल ड्यू टू विच दे आर कॉल्ड सेमी वोवल्स। ये नेचर में नॉन सिलेबिक रहते हैं, ये आपको याद रखना होगा। अब देखिए, अब जैसे हम ब्यूटी को रीड करेंगे तो हमको पता चलेगा कि बीच में कहीं ना कहीं या का साउंड आ रहा है। देखिए, ब्यूटी, ब्यू, तो आपको या का साउंड सुनाई देगा, ब्यू, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे या का साउंड आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा सेमी वोवल हो गया। सिमिलर वे में जब आप ट्विन रीड करते हैं, तो इन, ट्विन, तो आपको व का साउंड आ रहा होगा, ठीक है। इसी तरीके से फ्यू में देखेंगे तो आपको या का साउंड आ रहा होगा, फ्यो, फ्यो, या का साउंड आ रहा है ना, ठीक है। सिमिलर वे में सूट में भी आप देखेंगे, सूट, स्व, तो व का साउंड आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे डब्ल्यू आ रहा है, ठीक है, व। सेमी वोवल कांट बी प्रेजेंट एट द फाइनल पोजीशन ऑफ द वर्ड, तो आपको ये बात है कि जो सेमी वोवल्स होते हैं वो हमेशा इन बिटवीन द वर्ड्स ही रहते हैं, कि कभी भी स्टार्टिंग और एंड पोजीशन पे नहीं होते हैं, ठीक है। विच सेमी वोवल अकर इन द ट्रांसलेशनल ट्रांजिशन बिटवीन द वर्ड्स टू एंड ईट इन द सेंटेंस सी वांट्स टू ईट। तो आप इसको बोल के देखिए, आपको कौन सा साउंड सुनाई दे रहा है, व का या का। सी वांट्स टू ईट, ठीक है, टू एंड ईट के बीच में ट्वीट, तो व का साउंड आ रहा है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ट्वीट, ठीक है। तो ये हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा। आंसर वेदर ट्रू और फॉल्स, देयर आर 8 डायफॉन्ग्स इन द इंग्लिश लैंग्वेजेस। ओके, तो आई थिंक ये मैंने आपको बताया नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे डायफॉन्ग्स होते हैं वो कहीं ना कहीं 8 होते हैं, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेजेस में हमारे पास 8 डायफॉन्ग्स होते हैं टोटल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग वर्ड्स हैव द सेम साउंड एज अंडरलाइंड एट स्ट्रेन, तो ए का साउंड आना चाहिए, ए। तो यहाँ पे नाइव है, देखिए दो बिंदु लगे हुए हैं आई के ऊपर, तो ये नाइव होगा, ठीक है। तो ये तो गलत है। बाय में तो आई का साउंड आ रहा है, तो ये भी गलत है, तो ऑब्वियसली रेल आंसर हो जाएगा, ठीक है, रेल। ए का साउंड आ रहा है, रेल, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग वर्ड हैज द सेम साउंड एज अंडरलाइन, टॉय, तो हमें यहाँ पे ओए का साउंड आना चाहिए, ठीक है। तो अब देख लेते हैं एक बार, पोजिशन एंड मेमोयर, ठीक है, पॉइजन एंड मेमोयर, ठीक है, पॉइजन, मेमोयर, तो आई थिंक समहाउ इनमें तो आवाज कहीं ना कहीं देखा जाए तो मेम ओयर, मेमर एंड पॉइजन, तो आई थिंक यहाँ पे पॉइजन में ज्यादा आवाज आ रही है, देखिए ओए की, पोए, देखिए यहाँ पे नाम आ गया ना, ओए, ठीक है। तो ये हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। मेमोयर में अगर हम इसको रीड करेंगे तो देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसा होता है, मेमोयर, मेमोयर, तो इसमें कहीं ना कहीं ओए का साउंड या अए का है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग वर्ड एज अ डायथोंग, इनमें से किसके पास डायथोंग है, ये हमें देखना है। बोटल, तो ये तो डायरेक्ट हो गया इसमें, बोटल, देखिए आप इसको अगर रीड करेंगे तो ऐसा आएगा, बोटल, ठीक है। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कोई भी डायफोंग नहीं है, कभी भी दो वोवल लगातार नहीं आ रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही बोए कट, तो इसको अगर हम लिखेंगे तो बोए कोट है, ठीक है, बोए कोट, तो यहाँ पे भी ऐसे नहीं आ रहा। अब देखिए बेल में अगर देखिए हम, अच्छा देखिए, अच्छा सॉरी, आई एम सॉरी, यहाँ पे ओ आ गया ना, तो ये तो है डायफोंग, ठीक है। सिमिलर वे में बेल, तो बेल को अगर हम रीड करेंगे तो बेल, तो ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये इसमें भी आ रहा है, तो बहुत बीएनसी हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब हमारे पास इस टॉपिक का लास्ट, मतलब इस वीक का लास्ट टॉपिक आता है इंग्लिश का, कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स। तो कॉन्सोनेंट क्लस्टर क्या होता है, व्हेन टू और मोर कॉन्सोनेंट साउंड कम टुगेदर टू दे फॉर्म अ क्लस्टर, ठीक है। तो जिस तरीके से हमने देखा था कि दो लगातार दो वोवल साउंड एक साथ आ रहे थे तो उसको हम डायफोंग कह रहे थे, वैसे ही अगर दो कॉन्सोनेंट साउंड लगातार आ रहे हैं, दो या उससे ज्यादा, तो हम यहाँ पे इसको कॉन्सोनेंट क्लस्टर कहते हैं, ठीक है। जैसे आपको दिख रहा होगा, स्ट्रेस को अगर हम साउंड लिखेंगे तो स्ट्रेस ऐसे आएगा, तो आपको दिख रहा होगा ये कॉन्सोनेंट है, ये कॉन्सोनेंट है, ये कॉन्सोनेंट है, तो ये कहीं ना कहीं एक क्लस्टर बना रहे हैं, ठीक है। सिमिलर वे में स्क्रू को जब हम लिख लेंगे तो आपको दिख रहा होगा स्टार्टिंग के जो 3 लेटर्स है वो कहीं ना कहीं कॉन्सोनेंट है। अब देखिए ये कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकता है क्लस्टर, जरूरी नहीं कि स्टार्टिंग में ही हो, बस दो से ज्यादा अगर कॉन्सोनेंट लगातार एक साथ आ रहे हैं तो उसको हम कॉन्सोनेंट क्लस्टर कहेंगे, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं। कैन वी पुट अ रैंडम सीक्वेंस ऑफ साउंड टू मेक अ वर्ड, बताइए, क्या हम कोई सा भी रैंडम सीक्वेंस ऑफ साउंड डाल दे तो वर्ड बन जाएगा, नहीं ऐसी बात नहीं है। हाँ, एक सीक्वेंस होना चाहिए। अब आप कुछ भी ऐसे रैंडम ए क ब ऐसे कोई सा भी रैंडम साउंड बोल के वर्ड नहीं बना सकते ना, इसमें एक ऑर्डर होना जरूरी है, ठीक है। इन द वर्ड डैडी व्हाट इज डी एज अ कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो ये बेसिकली ये डी क्या आएगा, तो आपको अगर आप पीछे टेबल में देखें तो ये एल में आएगा, ठीक है।
अ सिंगल साउंड कैन बी यूज्ड मोर देन वंस इन अ वर्ड। क्या हम एक ही साउंड को कई बार यूज कर सकते हैं? तो ऑब्वियसली डेफिनेटली यस, कोई यहाँ पे हमारे पास लिमिटेशन नहीं है कि हम एक ही साउंड को एक ही बार यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्लस्टर इज नॉट पॉसिबल इन द मिडल ऑफ द वर्ड, क्या ये पॉसिबल नहीं है? तो डेफिनेटली फॉल्स है ये, क्योंकि हमें पता है कि क्लस्टर कहीं पे भी आ सकता है। अभी मैंने आपको बताया था, टू कॉन्सोनेंट नेक्स्ट टू वन अनदर विद इन अ सिलेबल मेक अ क्लस्टर, तो ये ट्रू हो जाएगा कि दो या उससे ज्यादा कॉन्सोनेंट अगर एक साथ हो है तो ये क्लस्टर बनाते हैं, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच का मीनिंग क्या हो गया? वर्क ऑफ ईच वर्ड इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस के अंदर जो अलग अलग वर्ड्स आते हैं उनका क्या काम रहता है, उनका क्या रोल रहता है, इसको ही हमें डिस्कस करना है। तो बेसिकली इसके लिए हमें ये कुछ चीजें यहाँ पे मेंशन है, ये सारी हमको पढ़नी है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो ऑब्वियसली इतना तो आपको पता है कि ये सारी चीजें हमने कहीं ना कहीं बेसिक्स ग्रामर है, ये हमने पढ़ी हुई है बचपन में, ठीक है। उनको ही हमको बस एक बार रिविजिट काइंड ऑफ करना है, ठीक है। चलिए, तो नाउन से स्टार्ट करते हैं। नाउन क्या होता है? इट इज द नेम ऑफ एनी प्लेस, एनिमल, थिंग, एक्सेट्रा, ठीक है। तो किसी भी चीज का नाम हो तो उसको ही हम नाउन कहेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, शिव वेंट टू बनारस, तो यहाँ पे जो शिव है वो किसी पर्सन का नाम है, तो ये भी हमारा नाउन आ गया। बनारस प्लेस का नाम है, तो ये भी नाउन हो गया। नवी का इज क्राइंग, तो यहाँ पे नवी का हमारी नाउन हो गई, ठीक है। अब नाउन को अगर हम देखें तो दो कैटेगरी में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा होगा। अब अनकाउंटेबल नाउन भी हमारे पास दो टाइप का होता है, एक होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन और एक होता है मटेरियल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन नाम से आपको पता चला होगा, इसको हम काउंट नहीं कर सकते, काउंटेबल जिसको हम काउंट कर सकते हैं। अब देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? ये रेफर करता है टू आइडिया, थॉट या फीलिंग, ठीक है। तो जब हम फीलिंग्स के बारे बात करते हैं तो उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, जैसे कि लव, हैप्पीनेस, क्राइम, फियर, ठीक है। वही मटेरियल नाउन की बात करते हैं, यहाँ पे मटेरियल आ जाता है हमारे पास, लाइक गोल्ड, सिल्वर, राइस, व्हीट, ग्रेन्स, ठीक है। तो ये सब हमारा मटेरियल नाउन के अंदर आ जाएगा। काउंटेबल नाउन की बात करें तो इसको भी हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, प्रॉपर नाउन, क्लास नाउन और कलेक्टिव नाउन, ठीक है। क्लास नाउन ये रिप्रेजेंट करता है एक क्लास को। आपको पता होगा कि कैट की क्लास होती है, ठीक है। क्लास का मीनिंग हो गया कि लाइक उनका ग्रुप काइंड ऑफ हो गया, ठीक है। टाइगर की आपको पता है कि जो कैट फैमिली होती है, फैमिली आप कह सकते हैं, जैसे बायोलॉजिकल फैमिली आपने पढ़ा होगा कि कैट फैमिली होती है, उसमें टाइगर, कैट, लायन ये सब आ जाते हैं, ठीक है। हील्स हो गए, बेसिकली कई सारी चीजें जो एक साथ एग्जिस्ट करती है, ठीक है। हील्स आपको पता होगा कि हील्स हमेशा एक साथ ऐसे ऐसे एग्जिस्ट करती हैं। हाउसेस हो गए, तो कई सारे घर एक साथ लगे रहते हैं, तो वो भी क्लास में मेंशन आते हैं, ठीक है। प्रॉपर नाउन की बात करें तो ये सबसे बेसिक वाला हो गया, पर्टिकुलर किसी भी प्लेस थिंग का नाम, तो ये शिव बनारस जैसे हमने सीखा था, ये हमारा प्रॉपर नाउन होगा। कलेक्टिव नाउन का मतलब ये ग्रुप ऑफ पीपल होता है, ठीक है। जैसे पुलिस हो गया, पुलिस में आपको पता है कि कई सारे लोग आ सकते हैं, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट आ सकता है, ठीक है। गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन हो गया, गवर्नमेंट ऑफिस हो गए, उसमें कई सारे लोग होते हैं, तो ये हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया। चलिए, प्रोनाउन। प्रोनाउन का मीनिंग क्या हो गया? वर्ड दैट रिप्लेसेस नाउन। अब देखिए, हम बार बार नाउन को रिपीट तो नहीं कर सकते हैं, जैसे अगर हमारे पास ये छोटा सा मैंने पैराग्राफ लिखा है, इवन पैराग्राफ भी नहीं कहेंगे, चार लाइनें लिखी हुई हैं, ठीक है। तो आप इसको एक बार रीड करिए। शिव वेंट टू बनारस, शिव लव दैट प्लेस एंड क्रिएटेड अ ब्यूटीफुल मेमोरी, शिव एट पान एंड शिव ऑल्सो प्लेड होली एट अस्सी घाट विच इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्लेस ऑफ बनारस। तो देखिए, आपको दिख रहा होगा इसमें बार बार शिव को रिपीट करे जा रहे हैं। अब बार बार नाउन का से रिपीट करना इंग्लिश में अच्छा नहीं माना जा रहा था, तो हमने क्या करा, हम शिव की जगह हमने पहली बार शिव को यूज कर लेंगे, और बाकी जब जितनी बार हमको शिव को रेफर करना होगा तो उसमें हम शिव की जगह कोई प्रोनाउन यूज करेंगे। लाइक अगर शिव लड़का है हमें पता है तो वहां पे हम ही यूज करेंगे, लड़की होता तो शी यूज करते, अस, मी, इट, यू, ये सारे के सारे हमारे प्रोनाउन हो सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे ही यूज कर सकते हैं जहां जहां पे शिव लिखा हुआ है, ठीक है। ही लव दैट प्लेस, ही एट पान, ही ऑल्सो प्लेड होली, ठीक है। तो हम यहाँ पे ही से रिप्लेस कर सकते हैं शिव को, ठीक है। चलिए, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? इट इज अ वर्ड विच गिव इन्फो अबाउट द नाउन, ठीक है। जो भी नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। हिमांशु इज अ स्मार्ट पर्सन, तो स्मार्ट कौन है? हिमांशु। स्मार्ट कौन है? हिमांशु, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि हिमांशु के बारे में कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन मिल रही है। रोनाल्डो या मेसी, अब आप ये डिसाइड कर लीजिए। माई फेवरेट इज रोनाल्डो, ठीक है। तो रोनाल्डो इज अ फैबुलस फुटबॉलर। फैबुलस कौन है? रोनाल्डो, या फिर इवन मेसी भी, मेसी इज ऑल्सो गॉड, ठीक है। चलिए, वर्ब। इट इज अ वर्ड विच शोस एक्शन, ठीक है, एक्शन सॉरी। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इन अ सेंटेंस, ठीक है। तो वर्ब क्या होता है? ये एक ऐसा वर्ड होता है जो कि हमको कहीं ना कहीं एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो ये पूरे सेंटेंस का सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड होता है। एंड आपको पता है ये तीन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ईट, एट, ईटन, ड्राइव, ड्रॉप, ड्रिवन, पुट, ठीक है। तो आपको ऐसे दुनिया भर की आपने कहीं ना कहीं बचपन में अलग अलग वर्ब्स पढ़े होंगे, अलग अलग फॉर्म्स पढ़े होंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यू लुक प्रिटी, तो यहाँ पे लुक क्या है? हमारा वर्ब है कि आप दिख कैसे रहे हो? दिख रहे हो, ठीक है। दिखने को यहाँ पे हमारा वर्ब हो गया। यू आर वॉचिंग यूट्यूब वीडियोस, ठीक है। तो यही काम अभी आप कर रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। तो वॉचिंग हमारा क्या हो गया? वर्ब हो गया।
ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, इसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। इसमें हमारे पास इज, एम, आर, कैन, विल, शैल, मे, मस्ट, कुड, एक्सेट्रा ये सब आ सकता है। ठीक है, तो ये हेल्पिंग वर्ब्स इनको कहते हैं। एडवर्ब, देखिए जिस तरीके से एडजेक्टिव जो था वो हमको नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा था, उसी तरह से एडवर्ब क्या करेगा, वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। इट इज अ वर्ड विच गिव इन्फो अबाउट द वर्ब। ठीक है, सारिका इज सिंगिंग लाउडली, तो देखिए अब लाउडली तेज गा रही है। ठीक है, तेज गा रही है, तो यहाँ पे हमको ये सिंगिंग कैसे कर रही है, तेज। ठीक है, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के। ठीक है, तो हमको ये वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। शिवम इज प्लेइंग एफर्टलेसली। ठीक है, तो शिवम खेल रहा है, कैसे खेल रहा है, एफर्टलेसली, तो कहीं ना कहीं कैसे खेल रहा है, अगर आपके पास ये क्वेश्चन बन रहा है ना, तो यानी कि वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, चलिए तो ये हमारा एडवर्ब हो गया। प्रेपोजिशन, तो नाम से इसमें पोजीशन लिखा हुआ है। ठीक है, बेसिकली हमको पोजीशन वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, इट इज अ वर्ड विच हेल्प इन नोइंग टाइम, प्लेस, पोजीशन एंड फ्रीक्वेंसी। तो इसमें हमारे पास इज, ऑन, एट, फ्रॉम, आफ्टर, बिफोर, ये सब जो कॉमन वर्ड्स हैं जो अपने कहीं ना कहीं पूरी लाइफ यूज करें, वही है ये। ठीक, द बुक इज ऑन द टेबल, तो यहाँ पे बुक कहाँ पर है, टेबल पर है। इट विल, आई विल बी बैक आफ्टर 3 o'clock, तो कितने बजे के बाद आऊंगा, 3 बजे के बाद आऊंगा, तो ये हमारा टाइम को रेफर कर रहा है। ठीक है, आर्टिकल्स, आर्टिकल्स को हम डिटर्मिनर्स भी कहते हैं। इसमें हमारे पास तीन चीजें आती हैं, ए एंड द। तो यूज एन बिफोर वोवल साउंड, तो आपको पता है ये हमने बचपन में रूल पढ़ा होगा कि कभी भी हमारे पास अगर वोवल साउंड आता है तो उससे पहले हम एन को यूज करते हैं। जैसे आई हैव डैश अम्ब्रेला, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये यू का साउंड, यू लिखा जरूर है लेकिन साउंड क्या आ रहा है, अ का, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। ठीक है, तो यहाँ पे हम एन यूज करेंगे। ठीक है, यूज द बिफोर द डेफिनेट थिंग, डेफिनेट थिंग अगर हमारे पास हो, डेफिनेट थिंग मतलब जो लाइक इंपॉर्टेंट थिंग हो, तो उसमें उसके आगे हम क्या यूज करते हैं, द यूज करते हैं। जैसे द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ इज पॉसिबल, द टाइगर इज वेरी ब्यूटीफुल, टाइगर ब्यूटीफुल नहीं होते लेकिन फिर भी हमने बोल दिया। ठीक है, यूज ए बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड, तो जिस तरह वोवल साउंड से पहले एन आता है उसी तरह कॉन्सोनेंट साउंड से पहले ए आएगा। अब इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जहां जहां पे एन नहीं आएगा वहां वहां ए आएगा। ठीक है, राहुल इज अ गुड बॉय। ठीक है, चलिए अब हमारे पास आते हैं कंजक्शन, जिनको हम कनेक्टर्स भी कहते हैं। ठीक है, इट इज अ वर्ड दैट कनेक्ट टू फ्रेजेस, दो फ्रेजेस को, दो अलग अलग वाक्यों को एक साथ कनेक्ट करने वाले जो हमारे पास डिवाइस आता है, जो वर्ड होता है, उसको हम कनेक्टर्स या फिर कंजक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास एंड, बिटवीन, और, इधर, नीदर, नॉर, बट, येट, एक्सेट्रा ये सब आ जाता है। आई हैव अ कार येट आई कम बाय फुट, मेरे पास कार है लेकिन मैं फिर भी पैदल आता हूँ। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा ये दो अलग अलग वाक्यों को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, प्लीज लेट मी नो वेदर यू आर कमिंग और नॉट, तो हमको दिख रहा है वेदर और दोनों यहाँ पे कनेक्टर्स हो गए। ठीक है, प्लीज मुझे बता दो तुम आ रहे हो या नहीं आ रहे। ठीक है, अब इंटरजेक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शन इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ कनेक्टर ही होता है, बस यहाँ पे यानी कि फीलिंग्स को रिप्रेजेंट कर देता है। इट इज अ काइंड ऑफ कनेक्टर विच रिप्रेजेंट फीलिंग्स, इसमें हमारे पास ऐसे फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करने वाले वर्ड्स आ जाते हैं, वाओ, उप्स, हाँ, आउच, एक्सेट्रा। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस पूरे वीक में बस हमको ये सब बेसिक बेसिक बातें बताई गई थी, जिसको मैंने आपको काफी अच्छे से काफी शॉर्ट में बता दिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ आएगा। चलिए आप क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अ मटेरियल नाउन, तो इनमें से कौन सा मटेरियल नाउन है। ठीक है, तो ऑब्वियसली हमें दिख रहा है कि कॉपर है जो एक मटेरियल नाउन है। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच विच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। ठीक है, ही कांट कुक फॉर यू, तो यू क्या होता है, हमने भी पढ़ा था यू हमारा प्रोनाउन होता है। ठीक है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, वी गो टू द जिम एवरी डे, तो यहाँ पे वी को हमें बताना है कि वी क्या है, तो वी अगेन हमको पता है प्रोनाउन है। ठीक है, चलिए कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड। ठीक है, तो दे डैश अ न्यू अपार्टमेंट, ठीक है, तो बोट आएगा या बाइंग आएगा, तो ऑब्वियसली इतना तो कॉमन सेंस है कि अगर यहाँ पे दे आर लिखा होता तब हम बाइंग लिखते हैं, अगर दे लिखा हुआ है तो हम एक बार इसमें ऑप्शन डाल के भी रीड कर सकते हैं, जैसे हमने बचपन में सीखते थे ना कि हमारे पास ऑप्शन रहता था, हम उसको डाल के एक बार रीड कर लेते थे, जो सुनने में ज्यादा अच्छा लगता था वही हम सही कर देते थे। ठीक है, तो वही सेम प्रोसेस यहाँ पे लगाएंगे तो बोट हमारा आंसर हो जाएगा। आइडेंटिफाई द वर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस, वी लिव इन इंडिया, तो यहाँ पे हमें वर्ब बताना है, तो वर्ब ऑब्वियसली लिव हो जाएगा, हम रहते हैं यहाँ पे। ठीक है, लिव। चलिए आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, तो हमें यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच बताना है, स्मॉल क्या है। ठीक है, आई हैव अ स्मॉल कैट, मेरे पास एक स्मॉल कैट है। ठीक है, तो यहाँ पे स्मॉल आपको दिख रहा होगा कहीं ना कहीं मेरे से मतलब कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, बेसिकली ये मेरे बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, मेरे पास स्मॉल कैट है। ठीक है, तो हमें दिख रहा है कि कहीं ना कहीं एडजेक्टिव हो गया। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, द शर्ट इज टू लूज, शर्ट बहुत ज्यादा ढीली है। ठीक है, तो ये भी एडजेक्टिव हो गया, शर्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, शर्ट हमारा नाउन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडजेक्टिव, इनमें से कौन सा एडजेक्टिव नहीं है। ठीक है,
तो ऑल दो, अरे पहले ही ऑप्शन मिल गया ऑल दो। हमें पता है कि ऑल दो कोई एडजेक्टिव नहीं होता है। ऑल दो तो लाइक कनेक्टर वगैरह की तरह काम करता है, और ऑल दो कभी भी हम एडजेक्टिव के रूप में यूज नहीं कर सकते, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द गिवन सेंटेंस, दिस इज ए लाइब्रेरी, प्लीज स्पीक क्वाइटली। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एडवर्ब बताना है। एडवर्ब मतलब जो वर्ब की विशेषता बताता हो, ठीक है। तो क्वाइटली हमें सीधे दिख रहा है कि प्लीज धीरे बोलिए, धीमे बोलिए, आहिस्ते बोलिए। तो यहाँ पे क्वाइटली हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस, तो यहाँ पे हमें एडवर्ब बताना है। ही एक्सीडेंटली स्लिप डाउन द स्टेयर्स। ठीक है, तो ये एक्सीडेंटली हो गया, ठीक है, वो गिर गया नीचे। कैसे गिरा, एक्सीडेंटली गिरा। तो सॉरी, कैसे नहीं, कौन गिरा, वो गिरा, ठीक है, ही। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है सीधे सीधे कि ये हमारा एक्सीडेंटली यहाँ पे हमारे पास एडजेक्टिव हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ठीक है, तो कुमार इज अफ्रेड। अब बताइए यहाँ पे फ्रॉम होएगा, अबाउट होगा, ऑफ होगा, या इन होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे पता है कि कुमार जो है वो स्पाइडर से डरता है। तो कभी भी आप अफ्रेड वाले वर्ड्स अगर यूज करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, ऑफ यूज होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आई थिंक मैंने यहाँ पे लास्ट में थोड़ी सी गलती कर दी थी कहीं पे। यहाँ पे हमारे पास स्लिप्ड एक्सीडेंटली, नहीं नहीं सही है, सॉरी, सही है। मुझे लगा यहाँ पे एडजेक्टिव लिखा था, इसलिए मैंने थोड़ी सी गलती कर दी। एडवर्ब था तो सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। सुषमा इज वरीड डैश द एग्जाम। ठीक है, तो सुषमा क्या है, एग्जाम से डर रही है। ठीक है, तो भाई हमें बताना पड़ेगा। ठीक है, तो इन आएगा, अबाउट आएगा, ऑन आएगा, या ऑफ आएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा सुषमा किससे डर रही है, एग्जाम से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास अबाउट हम यूज कर सकते हैं, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे ऑफ हो गया, अब हम इसको अबाउट कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। आई एम एनवियस डैश देम। ठीक है, तो यहाँ पे ऑफ हो जाएगा। मैं उनसे ईर्ष्या रखता हूँ। एनविशियस का मतलब होता है ईर्ष्या रखना। ठीक है, ईर्ष्या लाइक काइंड ऑफ, जलन काइंड ऑफ। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। दे वर गोइंग इनसाइड द बिल्डिंग, तो ऑब्वियसली ये प्रपोजिशन है। ठीक है, पोजिशन को रेफर कर रहा है। वरुण डिड द की बीनीथ अ पाइल ऑफ पेपर, तो यहाँ पे प्रपोजिशन बनाना, तो बीनीथ का मतलब होता है नीचे, अंदर दबा के। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये बीनीथ हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रू और फॉल्स बताना। प्रपोजिशन आर कॉल्ड कनेक्टिंग वर्ड, तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, नहीं ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि कनेक्टिंग वर्ड जो करते हैं उसको कनेक्टर्स कहते हैं, प्रपोजिशन नहीं कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द कंजक्शन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इवन दो इट रेन्ड अ लॉट वी वेंट आउट, तो यहाँ पे हमें कंजक्शन बताना है कि कौन कनेक्ट कर रहा है। तो इवन दो हो गया। ठीक है, इवन दो ने दो अलग अलग वर्ड्स को कनेक्ट कर दिया कहीं ना कहीं। ठीक है, ओके। आइडेंटिफाई द कंजक्शन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आई लाइक कल्पना बिकॉज सी इज ऑनेस्ट। ठीक है, मुझे कल्पना पसंद है बिकॉज, तो ऑब्वियसली यहाँ पे बिकॉज हो जाएगा सीधे सीधे। ठीक है, डी। ओके, मीना लुक एज इफ शी हैजंट स्लीप्ड इन डेज। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। तो एज इफ, अगेन कंजक्शन। ठीक है, चलिए। 10 years have passed डैश माई ग्रैंडफादर डाइड, तो यहाँ पे सिंस आ जाएगा। ठीक है, 10 साल बीत चुके हैं जबकि दादाजी की डेथ हुई हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सिंस आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। चेन्नई इज डैश लास्ट सिटी। ठीक है, चेन्नई एक क्या है, लास्ट सिटी है, तो यहाँ पे द आएगा, एन आएगा, या अ आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम सिंपल सा बात है, कॉमन सेंस भी लगा, तो चेन्नई क्या है, चेन्नई एक बड़ी सिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ए आ जाएगा। ठीक है, चेन्नई एक बहुत बड़ी सिटी है, चेन्नई इज अ लार्ज सिटी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। डैश टाइगर इज फेरियस एनिमल। ठीक है, फेरोसियस एनिमल। ठीक है, तो एन द, तो देखिए टाइगर है, टाइगर के लिए हम ए और द दोनों को ही यूज कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन जो होगा वो डी बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट एन आर्टिकल, तो ऑब्वियसली ऑन हमारे पास जो है वो आर्टिकल नहीं होता, हमें पता है आर्टिकल पे ए एंड द ही होते हैं। चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। आई एम डैश इंग्लिश टीचर। ठीक है, तो मैं एक इंग्लिश टीचर हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास ए यूज करेंगे, एन यूज करेंगे, द यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्योंकि हमें दिख रहा है कि ई का साउंड आ रहा है, ए का मतलब वोवल साउंड आ रहा है, तो हम यहाँ पे एन यूज करेंगे। ठीक है, सीधी सी बात है। ओके, इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है।
चलिए अब देखते हैं। डैश वर्ल्ड वॉर आई टुक प्लेस बिटवीन 1914 एंड 1918, ठीक है। तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे वर्ल्ड वॉर के बारे में बात करें तो बड़ा इवेंट है, डेफिनेट इवेंट है, तो यहाँ पे द आ जाएगा। सी इज डैश ओनली पर्सन हियर दैट स्पीक जापानीज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम, क्योंकि ओनली लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम सीधे सीधे, अच्छा सॉरी, सी इज द यूज करेंगे, ज्यादा अप्रोप्रिएट यहाँ पे हमारे पास द लगेगा, ठीक है। ओके। तो देखिए यहाँ पे डेफिनेट चीज क्या तो रही है कि सिर्फ और सिर्फ वही एक ऐसी इंसान है जो यहाँ पे जापानीज बोल सकती है, तो डेफिनेट जहाँ पे भी डेफिनेटली आ जाएगी वहां पे हम द यूज करेंगे, ठीक है। ओके। चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। आई वॉज बोर्न इन डैश ईस्ट, ठीक है। तो इन द ईस्ट हो जाएगा। चलिए, आई हैव डैश अपॉइंटमेंट टुमारो एट 4 PM, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई हैव द अपॉइंटमेंट टुमारो एट 4 PM, ठीक है। चलिए, आई लव डैश, एक सेकेंड, सॉरी सॉरी, आई मेड अ मिस्टेक यहाँ पे, क्योंकि अपॉइंटमेंट रहेगा तो यहाँ पे तो वोवल साउंड आ रहा है तो एन आएगा, ठीक है। ओके, हाँ एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, आई लव द पिंक कलर पिंक, ठीक है। ओके, और लास्ट वाले की बात करें तो दिस इज डैश बेस्ट वेजिटेरियन रेस्टोरेंट इन द कंट्री। तो सीधे सीधे द हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द बेस्ट वेजिटेरियन रेस्टोरेंट इन द कंट्री, ये सुनने में ज्यादा बेटर लगेगा एज कम्पेयर टू अदर देन, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग वर्ड्स कैरी द साउंड ज इन देम, ठीक है। तो कौन सा ऐसा वर्ड है जिसके अंदर ज का साउंड आता है। अब जैसे यहाँ पे जेरोक्स है तो आप यहाँ पे तो आपको सीधे सीधे पता चला जेरोक्स, तो ज का साउंड आ रहा है ना, तो इसमें तो हो गई राइट। ट्रिप्स, अब यहाँ पे ट्रिप्स में स का साउंड आ रहा है लास्ट में, ठीक है, स, ट्रिप्स, ठीक है। तो यहाँ पे स का आ रहा है, ज का साउंड नहीं आ रहा है, तो ये गलत है। एंड बोथ एंड भी हो नहीं सकता, तो इसलिए ऑप्शन ए ही यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, जेरोक्स, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग वर्ड्स कैरी द साउंड श, तो इनमें से किसके अंदर ये श का साउंड आता है। देखिए ये जो लिखा हुआ है सबसे पहले शैरेड लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये शैरेड है, ठीक है, इसको रीड हम प्रोनाउंशिएट शैरेड करते हैं, तो यहाँ पे श का साउंड आ रहा है, तो ये तो है ही। स्पेशल, अब यहाँ पे स्पेशल आ रहा है, ठीक है, तो शल में यहाँ पे श का साउंड आ गया, ये भी सही है। सेबेशियस, तो यहाँ पे भी श का साउंड आ गया। तो ए बी सी तीनों ही यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि हम ई को बोल सकते हैं करेक्ट, क्या बोल ऑल ए बी एंड सी, राइट। तो यहाँ पे फर्स्ट टू के आंसर हमको यहाँ पे दिख गए हैं, ए एंड ई रिस्पेक्टिवली। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग कैरी द शॉर्ट वोवल ऊ, ठीक है। तो हमें यहाँ पे देखना है कि किसके अंदर ऊ का साउंड आता है, तो पहला हमारे पास है शुड, तो अब यहाँ पे कहीं ना कहीं ऊ का साउंड आ रहा है ना, शुड, राइट। तो इसमें हम कह सकते हैं कि इसके अंदर ऊ आ रहा है। बुक, इसमें भी आ रहा है। ट्रुथ, देखिए ट्रुथ में यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो ऊ हैगा ये कहीं ना कहीं वेरी कर रहा है, ठीक है। ट्रूथ है, तो यहाँ पे एक तरह से हम कह सकते हैं डायप्थोंग यूज हो रहा है, ठीक है, ऊ आ रहा है ऊ, ठीक है। इस तरीके से तो हम इसको कह सकते हैं कि ये ऊ का साउंड प्रोनाउंशिएट नहीं कर रहा है, तो ए एंड बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपको प्रैक्टिस के साथ आएगा, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जो प्लेलिस्ट मैंने दी हुई है आप उस वीडियो को एक बार चेकआउट कीजिए, आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, आंसर वेदर ट्रू और फॉल्स व एंड य आर मोनोप्थोंग्स। तो हमसे पूछा जा रहा है व और य यहाँ पे मोनोप्थोंग्स होते हैं, ये ट्रू है या फॉल्स है। तो ऑब्वियसली आपको पता है ये फॉल्स है, क्यों, क्योंकि व और य हमारे सेमी वोवल्स की कैटेगरी में लाई करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आंसर वेदर ट्रू और फॉल्स, सेमी वोवल्स आर सिलेबिक इन नेचर। तो क्या सेमी वोवल सिलेबिक होते हैं नेचर में, नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि हमें पता है कि सिलेबिक नहीं हो सकते हैं सेमी वोवल्स, ये नॉन सिलेबिक होते हैं नेचर में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिक्स एंड इसके बाद के जो क्वेश्चन है उसके लिए आपको कहीं ना कहीं एक ऑडियो फाइल गिवन है कि, एंड उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है, तो उस ऑडियो का मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है, तो आप उसको डाउनलोड करके एक बार सुन सकते हैं। अगर आप उस पूरे ऑडियो को अच्छे से सुनेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे ये जो चीज लिखी हुई है, ये जो टेक्स्ट हैगा कहीं ना कहीं उसमें यही बात बताई गई है, ठीक है। तो हमसे यहाँ पे सिक्स क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट डू यू हेयर एट 1:23, ठीक है, यानी कि 1 मिनट 23 सेकंड पे आपको क्या सुनाई देता है उस वीडियो के अंदर, मतलब उस ऑडियो के अंदर, ठीक है। तो जब आप उसको रीड करेंगे तो आपको दिखिएगा कि यहाँ पे ये SAWS सॉस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। 141 पे आपको क्या सुनाई देता है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हॉर्स, ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। एंड एट्थ में 29 पे 2 मिनट 9 सेकंड पे आपको सैंस सुनाई देता है, तो यहाँ पे इसका आंसर सैंस हो जाएगा, ठीक है। आपको ऑडियो को सुनना है, ठीक है, यहाँ पे तो मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है तो आपको सीधे सीधे दिख जा रहा है, लेकिन आप ऑडियो को सुनेंगे एक बार तो आपको अच्छे से आइडिया लगेगा, एंड कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन करने में आसानी भी होगी और प्रैक्टिस भी होगी, ठीक है। एंड इस तरीके का क्वेश्चन आपके क्वालिफायर में भी आता है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है
कि लाइक आपके सामने क्वेश्चन गिवन रहेगा, ऑडियो फाइल गिवन रहेगी, तो आपको एक वाइड ईयरफोन भी जरूर ले जाना होगा अपने एग्जाम के लिए। एंड वहाँ पे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अनलिमिटेड होते हैं, जितनी मर्जी बार आप वीडियो ऑडियो को मतलब प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन, द वर्ड ऑब्लिवियन हैज डैश ऑल शॉर्ट वोवल वन लॉन्ग वोवल। तो ये जो ऑब्लिवियन है, इसके अंदर सारे के सारे शॉर्ट वोवल हैं या एक लॉन्ग वोवल है। ठीक है, तो आपको पता है लॉन्ग वोवल कहीं ना कहीं डायफ्थोंग्स को ही कहा जाता है, लेकिन ऑब्लिवियन जो है उसके अंदर सारे के सारे शॉर्ट वोवल है, क्योंकि हम इसको ऐसे ही रीड करेंगे तो ऑब ली। ठीक है, ऑब ली वी अन। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे सारे के सारे शॉर्ट वोवल है, कोई भी दो मतलब दो वोवल साउंड एक साथ लगातार नहीं आ रहे हैं। ठीक है, डायफ्थोंग यहाँ पे कहीं से भी फॉर्म नहीं हो रहा, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। द वर्ड पेंटलून हैज डैश टू लॉन्ग वोवल ओनली वन लॉन्ग वोवल। तो यहाँ पे कितने डायफ्थोंग है, तो आपको दिख रहा है ये डबल ओ का साउंड जा रहा है, ऊ का साउंड आ रहा है, बड़े ऊ का। ठीक है, तो कहीं ना कहीं डायफ्थोंग में आ जाएगा, एंड ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारे पास ग्रेडेड असाइनमेंट ऑफ वीक 1 कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड शी वॉज ऑनर्ड फॉर हर करेज। तो यहाँ पे करेज क्या आएगा, करेज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमें बताना आएगा। ठीक है, तो देखिए उसको ऑनर करा गया उसके करेज के लिए, तो आपको दिख रहा है कहीं ना कहीं एज अ नेम यूज करा जा रहा है। ठीक है, तो ये जो करेज होगा कहीं ना कहीं हमारा नाउन में काउंट होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड कैथरीन वाज वरीड अबाउट हर वर्क। तो हमें यहाँ पे बताना है कि जो वाज आएगा वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इतना तो ये तो बेसिक हमें पता है कि जो वाज होता है कहीं ना कहीं है वर्ब के अंदर लाई करता है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं एक तरह से, बट यहाँ पे क्योंकि ऑप्शन में हमको वर्ब कहा गया तो हम वर्ब को वो मार्क करेंगे। ठीक है, सेलेक्ट द करेक्ट प्रोनाउन, द बस केम टू द हॉल्ट बाय डैश हिमसेल या इटसेल्फ। तो ऑब्वियस सी बात है हिमसेल तो हो नहीं सकती, क्योंकि हिमसेल तो लड़कों के लिए यूज करा जाता है। ठीक है, मेल्स के लिए, और क्योंकि बस जो है वो एक मटेरियल है, मतलब एक नॉन लिविंग थिंग है, तो इसलिए हम उसको इट यूज करेंगे। ठीक है, इटसेल्फ। फोर्थ, select the appropriate option. Golconda Fort is the dash site I saw in Hyderabad. Amazing, more amazing, most amazing, as amazing. तो ये तो पढ़ते ही आपको समझ आ रहा है, अगर आप एक एक ऑप्शन को रख के भी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये मोस्ट अमेजिंग इसका करेक्ट ऑप्शन बैठेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड द रेड बलून फ्लोटेड अवे। तो यहाँ पे जो रेड है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमें ये बताना है। ठीक है, अब देखिए ये जो रेड है कहीं ना कहीं एक एडजेक्टिव की तरह हम कह सकते हैं ये यूज हो रहा है। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं नाउन की विशेषता बता रहा है, नाउन के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस सी वाज सॉफ्टली सिंकिंग टू द बेबी। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एडवर्ब बताना है। एडवर्ब क्या होता है, जो वर्ब को कहीं ना कहीं लाइक वर्ब के बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब क्या आएगा, सिंगिंग। तो सिंगिंग के बारे में कौन हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है, सिंगिंग के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है सॉफ्टली। ठीक है, जो धीमे से गा रही है, सॉफ्टली गा रही है। ठीक है, आहिस्ते से, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए आगे चलते हैं। 7, चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन देयर इज डैश बुक ऑन द डेस्क। तो हमें यहाँ पे बताना है कि डैश क्या आएगा, क्योंकि हमें पता है ये बुक है, ब साउंड आ रहा है। ब क्या है, ब एक कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के आगे हम ए यूज करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, सीधे सीधे ये लग जाएगा, ए ऑप्शन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन, चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन द डॉक्टर गेव मी अ प्रिस्क्रिप्शन डैश माई हेडेक विद एट 2 और 4। तो आप इसको अगर देखेंगे एक एक ऑप्शन रख के देखेंगे, द डॉक्टर गेव मी प्रिस्क्रिप्शन विद माई हेडेक, तो विद तो बिल्कुल भी नहीं होगा, एट भी नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, एंड 4। ओके, अब यहाँ पे 2 और 4 में यहाँ पे कंडीशन आएगा कि कौन होगा, तो यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो हमारा 4 होगा। ठीक है, 2 माई हेडेक जैसा, क्योंकि अप्रोप्रिएट नहीं बनेगा। ठीक है, ऑल्दो ये कहीं ना कहीं ग्रामेटिकली तो ठीक है, बट उसको हम अप्रोप्रिएट नहीं मानेंगे, तो इसलिए हमारा आंसर 4 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन, चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन बोथ अजय डैश संजय आर इंटेलिजेंट नोर और एंड सिंस। ठीक है, तो यहाँ पे बोथ वर्ड आ गया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एंड का यूज होगा, ये तो कॉमन सेंस है। ठीक है, दोनों ही होंगे यहाँ पे, इंटेलिजेंट है अजय भी एंड संजय भी, तो एंड ऑप्शन है करेक्ट। डैश कॉफी टेस्टर हैड हिज टंग इंश्योर्ड फॉर 10 मिलियन पाउंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे एन आएगा कि ए आएगा, ये बताना चाहिए। ठीक है, तो ऑब्वियसली क का साउंड आ रहा है, तो कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम इसको ए यूज करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन करने में मजा आया होगा एंड इजी भी लगा होगा आपको। बाकी अगर आप सपोर्ट करना चाहते हो तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके जो भी अमाउंट अपने आपको सही लगती है वो डोनेट कर सकते हो। ठीक है, बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग विद दिस वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।